अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने एम्फीबियंस का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करना है और इससे पहले हमने एम्फीबियंस का लेक्चर नंबर 1 जिसमें हमने एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप जो है वो डिस्कस किया था। तो आज लेक्चर नंबर 2 में हमने जो पढ़ना है वो सर्वे ऑफ एम्फीबियंस या फिर आप कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एम्फीबियंस, ठीक है। और ये जो हमारा स्टार्ट है बुक कॉर्डेड डाइवर्सिटी ज़ूलॉजी सी, ठीक है, मिलर हार्ले से है, चैप्टर नंबर 17 एम्फीबियंस। एम्फीबिया जो है वो हमने एक क्लास एम्फीबिया है जो हमने स्टार्ट की हुई है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर्वे ऑफ एम्फीबियंस। तो सबसे पहला जो बेसिक इनके बारे में अगर बात की जाए तो वो ये है कि एम्फीबियंस जो हैं वो आपको तमाम कॉन्टिनेंट्स में मिल जाएंगे एक्सेप्ट एंटार्कटिका। एंटार्कटिका एक कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे एम्फीबियंस जो हैं वो नहीं पाए जाते। इसके अलावा सर्वे में हमने इसके 3 इम्पॉर्टेंट ऑर्डर्स हैं जो डिस्कस करने हैं। कॉर्डेटा, सैलेमेंडर्स भी कहते हैं, एन्यूरेंस या एन्यूरा, फ्रॉग्स एंड टोड्स, और थर्ड पे है हमारे पास जिम्नोफ्यूना, सिसिलियंस भी कहा जाता है। सर्वे में हम ये तीनों ऑर्डर्स जो हैं 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारा जो कॉर्डेटा है उसको हम देखेंगे आज के लेक्चर में। डेप्थ्स में जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों तक जल्द अज जल्द पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हमारे पास सवाल ये पैदा होता है कि हमने कहा एम्फीबियंस तमाम कॉन्टिनेंट्स पे पाए जाते हैं, अंटार्कटिका पे नहीं जो है वो पाए जाते, तो इसकी रीज़न क्या है? तो इसकी रीज़न आप लोगों को मैं पहले लेक्चर में भी बता चुकी हूँ कि जो एम्फीबियंस है ना, इनका जो रिलेशनशिप है वो टेम्परेचर के साथ कह लें कि आप बहुत इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है। अगर हम सिंपली बात करें तो आप लोगों को पता है कि फ्रॉग्स वगैरह जो हैं जब भी गर्मी का मौसम होता है तो आपको दिन में कभी भी वो नज़र नहीं आएंगे, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर ठीक होगा, रात के टाइम पे टेम्परेचर मोस्टली ठीक हो जाता है और जहाँ पे भी मॉइस्चर होगा, मॉइस्ट प्लेसेस होंगी, वहाँ पे आपको ये मिलेंगे। तो अंटार्कटिका का अगर टेम्परेचर देखा जाए तो वहाँ पे जो टेम्परेचर है ना वो माइनस में चला जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा वार्म टेम्परेचर को भी सर्वाइव नहीं कर सकते और बहुत ज़्यादा हाई यानी माइनस में चला जाए तब भी ये सर्वाइव नहीं कर सकते वहाँ पे। तो यही वजह है कि अंटार्कटिका पे एम्फीबियंस नहीं पाए जाते। उसके बाद हमने अपना ऑर्डर कॉर्डेटा स्टार्ट करना है। सबसे पहला नाम से ही पहले हम देखते हैं कॉर्डेटा वर्ड जो है वो कॉर्डा से निकला है। कॉर्डा जो है, कॉर्डा मतलब टेल, यानी ये टेल बेरिंग ऑर्गेनिज़म्स हैं। इनके बेसिक करैक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। तो इसमें जो इनकी बेसिक करैक्टरिस्टिक है वो ये है कि इनकी जो है वो थ्रू आउट लाइफ जो है इनकी टेल प्रेजेंट होती है। और इनकी टेल के अगर हम इसके बारे में बात करें तो टेल समटाइम ऐसा होता है कि इनकी बॉडी की जितनी लेंथ होती है उसके इक्वल होती है, या बॉडी लेंथ से टेल ज़्यादा होती है, इस तरह से इक्वल हो सकती है या ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। और थ्रू आउट लाइफ जो है वो टेल प्रेजेंट होती है इनकी। इसके अलावा इनमें हाइंड लिम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, और फोर लिम्स भी प्रेजेंट हैं। तो बोथ पेयर्स ऑफ लेग्स जो है वो प्रेजेंट हैं। और थर्ड पे जो है दे लेक मिडल ईयर, यानी इनका जो आप कह लें कि हमने सबसे पहले फ़िशेस पढ़ा, फ़िशेस के बाद एम्फीबियंस हैं, फिर हम रेप्टाइल्स बर्ड्स पढ़ेंगे। तो एम्फीबियंस के बाद जो रेप्टाइल्स बर्ड्स हैं, मैमल्स, सब में जो है मिडल ईयर प्रेजेंट है, लेकिन इनमें जो है ना मिडल ईयर प्रेजेंट नहीं है। मिडल ईयर क्या होता है? जो होता है ना टम्पैनम जिसको हम कहते हैं, ईयर ड्रम कहते हैं, ईयर ड्रम इनमें प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा इनकी स्पीशीज़ की बात करें तो इसकी 350 स्पीशीज़ हैं। और एग्ज़ाम्पल जो हमने इसी लेक्चर में डिस्कस करनी है, एग्ज़ाम्पल में इसकी स्पीशीज़ जो आ जाती हैं, सैलेमेंडर्स आ जाते हैं मोस्टली, और न्यूट्स आ जाते हैं, ठीक है।
तो ये तो थे इनके बेसिक करैक्टर्स, ठीक है। टेल है, पेयर ऑफ लेग्स, मिडल ईयर एब्सेंट है, 350 स्पीशीज़ हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इसके जो एग्जांपल है सैलमेंडर्स को, और सैलमेंडर्स की सबसे पहले हम हैबिट एंड हैबिटाट देखेंगे। और इससे भी पहले मैं आप लोगों को मैं डिफरेंस बताऊंगी कि हैबिट क्या होती है और हैबिटाट क्या होती है। तो हैबिटाट जो होता है ना, एक ऐसा नेचुरल इन्वायरमेंट होता है जहाँ पे कोई भी ख़ास स्पीशी कह लें कि वहाँ पे पाई जाती हो, ठीक है। तो वो उस स्पीशी की हैबिटाट होगी, यानी सैलमेंडर्स की हम हैबिटाट पढ़ेंगे कि नेचुरली ये किस इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। और हैबिट अगर हम देखें तो हैबिट होता है कि जो इनका बिहेवियर, रिपीटेडली बिहेवियर होता है, और सब कॉन्शियस बिहेवियर, यानी कि जो इनके जीन्स में होता है, जो ये कर रहे होते हैं वो सारा इनके हैबिट में आ जाता है, ठीक है। तो इनके अगर हम देखें तो 115 स्पीशीज़ जो हैं सैलमेंडर्स की, 115 स्पीशीज़ इनकी नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती हैं। यानी हम इसके हैबिटाट देख रहे हैं तो नेचुरल एनवायरनमेंट कहाँ पे मोस्टली इसकी स्पीशीज़ आपको मिल जाएंगी, नॉर्थ अमेरिका में मिल जाएंगी। और सैलमेंडर्स जो हैं ये टेरेस्ट्रियल हैं मोस्टली, और टेरेस्ट्रियल में यहाँ पे कह रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये मुकम्मल खुश्की पे रह रहे हैं, नहीं, बल्कि ये टेरेस्ट्रियल हैं तो ऐसी जगहों पे रह रहे होंगे जहाँ पे मॉइस्ट प्लेसेस होंगी। जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया कि ये नमी वाली जगह के बगैर कहीं भी सरवाइव नहीं कर सकते। तो ये मॉइस्ट जो फॉरेस्ट फ्लोर विद लिटर, यानी ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे जंगल और जंगलात, डिकम्पोज प्लांट मैटर होता है, ठीक है। तो उसके नीचे जो है वो मॉइस्ट प्लेसेस वगैरह होती हैं, ठीक है। और इसके अलावा इनके जो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं ना, वो अपनी स्किन के अकॉर्डिंग डिफरेंट जो है वो प्लेसेस में और टम्परेचर के अकॉर्डिंग वहाँ पे रहती हैं। लाइक कुछ फॉरेस्ट फ्लोर में रहेंगी, कुछ केव्स में पाई जाती हैं, क्योंकि केव्स का जो टम्परेचर होता है वो भी कांस्टेंट होता है, मॉइस्चर कंडीशंस होती हैं वहाँ पे, और वो एक कह लें कि आइडियल एनवायरनमेंट होता है सैलमेंडर्स के लिए। तो मोस्टली ये केव्स वगैरह में पाए जाते हैं, फॉरेस्ट फ्लोर, ठीक है, वहाँ पे। और इनका जो लार्वा है वो एक्वेटिक लार्वा होता है, लेकिन ये बाद में जब लार्वा अडल्ट में चेंज होता है तो वो क्या बन जाता है, यानी क्या हो जाता है, टेरेस्ट्रियल हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे जो है वो इसकी हैबिट एंड हैबिटाट में हमने पढ़ा कि कहाँ कहाँ पे ये रहते हैं। इसके साथ आप MCQs के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ये कि इसकी सैलमेंडर्स की टोटल कितनी स्पीशीज़ हैं, 115 स्पीशीज़ हैं, और कहाँ पे रह रही हैं, नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। तो ये MCQs वगैरह के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, नेक्स्ट है सैलमेंडर्स की जो है वो फैमिलीज़ हैं। इसकी 2 फैमिलीज़ हैं, पहली है प्लेथोडोंटिडा और सेकंड है सैलमेंड्रिडा, और दोनों फैमिलीज़ को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है प्लेथोडोंटिडा, और जो प्लेथोडोंटिडा हैं ये टेरेस्ट्रियल सैलमेंडर्स यानी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस हैं, और फुली टेरेस्ट्रियल हैं। एंड दे ले देयर एग्स ऑन लैंड, लैंड पे इनके एग्स होते हैं, और यंग्स भी इनके बिल्कुल अडल्ट्स की तरह सिमिलर होते हैं, ठीक है। सेकंड पे हमारे पास आ जाता है सैलमेंड्रिडा, और जो सैलमेंड्रिडी या सैलमेंड्रिडा आप कह सकते हैं फैमिली है इसकी, इनको कॉमनली न्यूट्स भी कहा जाता है, एंड दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लाइव्स इन वाटर। ये एक्वेटिक हैं। पहले वाले जो थे प्लेथोडोंटिडा वो टेरेस्ट्रियल थे, और ये जो है ये एक्वेटिक हैं। इनके कॉडल फिन्स वगैरह इनके पाए जाते हैं, ठीक है। और बॉडी साइज़ की अगर हम बात करें तो इनकी जो लेंथ है सैलमेंडर की वो फ्यू सेंटीमीटर से लेके 1.5 मीटर तक होती है। और जो लार्जेस्ट नॉर्थ अमेरिकन सैलमेंडर है उसका नाम है हेलबेंडर, और इसका साइंटिफिक नेम अगर हम देखें क्राइसोब्रैंकस एलेग्नेंसिस। इसकी लेंथ जो है वो कितनी है, अप टू 65 सेंटीमीटर। और ये भी जो है वो MCQs के लिए आपने याद रखना है कि जो लार्जेस्ट सैलमेंडर है वो कौन सा है, नॉर्थ अमेरिका का हेलबेंडर। और ये मैं आपको यहाँ पे पिक्चर में भी आपको नज़र आ रहा है, दिखा रही हूँ, हेलबेंडर है, 65 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, ठीक है। अब हम देखेंगे लाइफ साइकिल क्या है सैलमेंडर्स का। तो लाइफ साइकिल में हम 2 चीज़ें, फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे। और फर्टिलाइजेशन होती क्या है कि जब मेल स्पर्म जो है वो फीमेल एग से मिलता है, एग को फर्टिलाइज़ करता है, ठीक है, यानी यूनियन ऑफ
स्पर्म एंड एग इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो जो मोस्टली सैलमेंडर्स जो हैं वो उनकी फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है। अब इसमें होता क्या है कि मेल्स जो है ना वो प्रोड्यूस करते हैं पैरामिडल। पैरामिडल कैसी होती है? टेट्राहेड्रल शेप होती है। ठीक है, और पैरामिडल शेप का जिलेटिनस जेली लाइक प्रोटीन लाइक मटेरियल्स, ठीक है, जेली लाइक जिलेटिनस स्पर्मेटोफोर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, क्या प्रोड्यूस करते हैं? पैरामिडल शेप का जेली लाइक स्पर्मेटोफोर प्रोड्यूस करते हैं। अब स्पर्मेटोफोर जो होता है, ठीक है, वो एक कैप्सूल की तरह का होता है। ठीक है, जेली लाइक होता है और इसके अंदर क्या होता है? प्रेजेंट स्पर्मेटोजोआ होता है। स्पर्मेटोजोआ क्या होता है? स्पर्म्स होते हैं जो कि मेल्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, स्पर्मेटोफोर के अंदर क्या होता है? स्पर्मेटोजोआ होता है यानी स्पर्म्स होते हैं। तो स्पर्मेटोफोर की कैप होती है, ठीक है कैप ऑफ स्पर्म्स, जिसमें से स्पर्म बाहर आएंगे। लेकिन जो है स्पर्मेटोफोर एक कैप्सूल है जिसके अंदर स्पर्म्स पाए जाते हैं। ये आपने याद रखना है। आगे चलते हैं। अच्छा, अब ये करता क्या है कि मेल जो है ना वो डिपॉजिट कर देगा स्पर्मेटोफोर को ऑन द सबस्ट्रेट, कोई भी सबस्ट्रेट पे, किसी मिट्टी पे, जहाँ पे भी उसने फर्टिलाइजेशन करनी है, फ़ीमेल उसको नज़र आएगी। तो जब वो डिपॉजिट करेगा तो फ़ीमेल क्या करेगी? स्पर्मेटोफोर में से जो स्पर्म होगी, कैप लगा होगा स्पर्म कैप, उस कैप में से स्पर्म को पिकअप कर लेगी अपने क्लोइकल ओपनिंग के साथ। ठीक है, फीमेल की क्लोइका के थ्रू स्पर्म अंदर चला जाएगा और फीमेल जो है इस स्पर्म को अपने अंदर, फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है इसके साथ एक स्पेशल पाउच, एक सैक प्रेजेंट होता है फीमेल की बॉडी के अंदर। उस सैक को हम कहते हैं, पाउच को कहते हैं स्पर्मेथिका। तो फीमेल जब वो स्पर्म को पिकअप करती है तो जाके उसको उस पाउच में, स्पर्मेथिका में जाके स्टोर कर लेती है। एक दफ़ा फिर मैं बता दूं कि मेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? स्पर्मेटोफोर। स्पर्मेटोफोर एक कैप्सूल होता है, जिलेटिनस होता है, जेली लाइक होता है, पैरामिडल शेप का होता है और उसके अंदर स्पर्मेटोजोआ यानी स्पर्म्स होते हैं। ठीक है, और फिर ये डिपॉजिट करता है सबस्ट्रेट पे, वहाँ से फ़ीमेल इसको पिकअप कर लेती है क्लोइका के साथ और जाके अपने अंदर एक पाउच स्पर्मेथिका में स्टोर कर लेती है। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक डायग्राम से दिखाती हूँ। ये देखें, मेल और फीमेल दोनों हैं और मेल ने जो है वो स्पर्मेटोफोर डिपॉजिट किया है और यहाँ से फ़ीमेल जो है वो स्पर्मेटोफोर के अंदर से स्पर्म को पिकअप कर लेगी। ठीक है, और अपने स्पर्मेथिका में जाके स्टोर कर लेगी, बाद में फर्टिलाइजेशन होगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है डेवलपमेंट सैलमेंडर्स की। तो अब क्या होगा कि जैसे ही फ़ीमेल की बॉडी में तो स्पर्मेथिका में स्पर्म स्टोर हैं, अब जैसे ही एग बनेंगे फ़ीमेल की बॉडी में और वो क्लोइका की तरफ आएंगे तो स्पर्म की एग की यूनियन होगी और फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। फर्टिलाइजेशन जब हो जाएगी तो उसके बाद फ़ीमेल एग ले करेगी, एग डिपॉजिट करेगी, या तो वो सिंगली करेगी या ग्रुप्स में करेगी, क्लम्प्स में या स्ट्रिंग्स में यानी चेन्स में। और लार्वा जो है अगर हम उसको देखें तो वो बिल्कुल अडल्ट्स की तरह होता है, सिमिलर होता है, लेकिन साइज़ में वो छोटा होता है। लार्वल करैक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें तो लार्वा जो है उसमें एक्सटर्नल गिल्स प्रेजेंट हैं, टेल फिन, लार्वल डेंटिशन और एक रूडिमेंट्री टंग भी प्रेजेंट होगी। रूडिमेंट्री यानी अभी बिल्कुल वो छोटी सी। ठीक है, जैसे ही चेंजेस आएंगी, अडल्ट में चेंज होगा तो वो ठीक तरह से फुली डेवलप्ड हो जाएगी। तो एक्वेटिक लार्वा जब उसमें मेटामॉर्फोसिस होती है यानी डेवलपमेंटल चेंजेस आते हैं तो वो लार्वा जो है वो अडल्ट में चेंज हो जाता है, टेरेस्ट्रियल अडल्ट में। अब यहाँ पे एमसीक्यूज़ के लिए आपने ये भी याद रखना है कि सैलमेंडर्स का जो लार्वा होता है वो एक्वेटिक होता है, लेकिन जब वो अडल्ट में आता है तो वो टेरेस्ट्रियल होता है। ठीक है, तो मेटामॉर्फोसिस क्या होते हैं? चेंजेस। ठीक है, बॉडी में चेंजेस आते हैं जिससे लार्वा जो है वो अडल्ट की शेप को अटेन कर लेता है। ठीक हो गया। और इसके बाद नेक्स्ट एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है पेडोमॉर्फोसिस, एक टर्म है जो मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चंस में, एमसीक्यूज़ में पूछी जाती है। अब कुछ सैलमेंडर्स होते हैं ना, उनमें मेटामॉर्फोसिस यानी जो चेंजेस आनी होती हैं जिनके बाद लार्वा अडल्ट में चेंज हो जाता है। ठीक है, वो मेटामॉर्फोसिस कंप्लीट नहीं होती है।
कुछ में इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है और ऐसे सेलेमेंडर्स को पेडोमॉर्फिक सेलेमेंडर्स कहेंगे, ऐसे प्रोसेस को, ठीक है। और इसको हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे, आ फिनोमेना इन विच लार्वा बिकम सेक्शुअली मैच्योर, यानी होगा वो लार्वा लेकिन वो सेक्शुअली मैच्योर हो चुका होगा। आमतौर पे तो ये होता है ना कि लार्वा जब अडल्ट में चेंज होगा, फिर अडल्ट जो होते हैं वो सेक्शुअली मैच्योर होते हैं, लेकिन यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस इनकम्प्लीट होती है और वो लार्वा जो होता है वो सेक्शुअली मैच्योर हो जाता है। तो ऐसा प्रोसेस जो होता है इसको पेडोमॉर्फोसिस कहते हैं और ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम पेडोमॉर्फिक कहेंगे, ठीक है। एंड वाइल स्टिल शोइंग लार्वल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि सेक्शुअली मैच्योर भी हो चुका होता है और वो अभी भी लार्वल कैरेक्टरिस्टिक्स को शो कर रहा होता है, तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पेडोमॉर्फोसिस। बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है ये MCQs के लिए शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे हम लाइफ साइकिल की जो है वो डायग्राम देख लेते हैं एम्फीबियन सैलमेंडर की। सबसे पहले एग्स हैं, एग से लार्वा प्रोड्यूस होगा और लार्वा जो है फिर उसी तरह उसमें गिल्स वगैरह होंगे, फोर लिम्स वगैरह, और फिर उसमें मेटामॉर्फोसिस होगी और वो अडल्ट में चेंज हो जाएगा, टेरेस्ट्रियल अडल्ट में, ठीक है। ये इसका लाइफ साइकिल है। अगर आप ड्रॉ करना चाहें एक्सप्लेनेशन के साथ तो आप ये साथ में ड्रॉ भी कर सकते हैं। और इसी के साथ आज का लेक्चर एंड होता है। आज हमने जो है वो एम्फीबियंस का सर्वे में पहला ऑर्डर कॉर्डेटा जो है वो पढ़ लिया है और कॉर्डेटा में हमने इसके सेलेमेंडर्स, उसकी दो फैमिलीज़ हमने प्लेथोडोंटिडा और सेलेमेंड्रिडा, और आगे से हमने जो है उनका लाइफ साइकिल भी पढ़ लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट ऑर्डर्स हैं वो करेंगे। तो इसी के साथ आज का लेक्चर एंड होता है और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा।